नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 14 सितंबर। और 14 सितंबर को क्या होता है? 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और मैं यहाँ पर हिंदी के कुछ तत्व जो है आपको बता देता हूँ इससे संबंधित। जो हमारा जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना, ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को। और जो विश्व हिंदी दिवस है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जो हिंदी है उसमें भारत में जो हिंदी है इसमें इसे जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और राजभाषा अधिनियम संविधान में 343 से 351, ठीक है, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और कहीं भी संविधान में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था कुछ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ तथ्यात्मक जानकारी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकती है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी और प्रश्न संख्या 51 से। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न करें और देखते हैं कहाँ तक हम प्रश्न कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 है आपकी स्क्रीन पर। हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्न में से किसने लिखा है? ठीक है, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो किसने लिखा है आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है मैं बता दूं यहाँ पर, इसका उत्तर हो जाएगा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 51 का उत्तर हो जाता है सी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में जो है मैं बता दूं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और हैं जिनके नाम मैं बता देता हूं। जो आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये 1952 में लिखा था। 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य उद्भव और विकास लिखा है 1952 में ही। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका को 1940 में लिखा है। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है, जिसे हिंदी साहित्य में एक आधार इतिहास ग्रंथ माना जाता है, वो 1929 में लिखा हुआ है। और डॉक्टर नलिन विमोचन शर्मा ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ लिखा हुआ है। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो इससे संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ जाता है 52। इसमें आपसे पूछा गया है हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य को जो है कलाकाल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को तो ये कहा है आपका यहाँ पर जो नाम है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल होना चाहिए था। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल जो कहा है वो रमाशंकर रसाल ने कहा है। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे जो है श्रृंगार काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में आपसे पूछा गया है वर्ण क्रमानुसार यानी कि वर्ण के क्रम के अनुसार जो है लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है बी, इस्तवार द ललितोत्तर एंड द हिंदुस्तानी। ठीक है, ये क्या था? छोटे आ से लेके ज्ञा तक के क्रम में जो है लेखकों को रख दिया गया था, जो एक गलत प्रक्रिया थी इतिहास लेखन की। ठीक है, तो इसमें क्या था, त्रुटि हुई थी बहुत सारी। और ये है आपका इस्तवार द ललितोत्तर एंड द हिंदुस्तानी। ठीक है, और ये जो है गारसा द तासी के द्वारा लिखा गया है, जो फ्रेंच के विद्वान थे। ठीक, और इन्होंने जो है इतिहास को 2 भागों में लिखा है। पहला इनका प्रकाशन जो हुआ था वो 1839 में हुआ, फर्स्ट प्रकाशन इसका, पहला प्रकाशन। और दूसरा हुआ है, आपको याद रखना है, दूसरा 1847 में। ठीक है, और मैं बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो है हिंदुई साहित्य का जो है इतिहास नाम से हिंदी में जो है इसका अनुवाद किया था 1952 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 54 से लेके अब हमारी जो है आगे की सीरीज शुरू हो जाती है। ठीक है, 54, प्रश्न संख्या 54 आपकी स्क्रीन पर है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक, ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 54 में आपसे पूछा गया है। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के जो लेखक हैं आपके, वो नंद दुलारे वाजपेयी हो जाया करते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है रचनाएं जयशंकर प्रसाद है, आधुनिक साहित्य है, प्रेमचंद है, महाकवि सूरदास है, महाकवि निराला है, नई कविता है, कवि सुमित्रानंदन पंत है, रस सिद्धांत है, नया साहित्य, नए प्रश्न है, रीति और शैली, इनकी जो है कुछ अन्य जो है रचनाएं हो जाया करती हैं। अगर मैं निर्मला जैन की बात करूं तो निर्मला जैन जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक रही हैं। और इन्होंने जो है हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, रस सिद्धांत
और सौंदर्य शास्त्र, कविता का प्रति संसार आदि आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये देखो निर्मला जैन की जो है वो हिंदी साहित्य की 20वीं सदी है, और हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी की है। ये भी तथ्य आपको याद रखना है। ठीक है, और मैं बात करूं नामवर सिंह की, तो ये भी एक बहुत बड़े आलोचक है हिंदी साहित्य में, और इनकी जो है महत्वपूर्ण जो है रचनाएं मैं बता देता हूँ। कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, वाद विवाद संवाद। ठीक है, और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, और ये जो है इनकी मुख्य जो है आलोचक क्या हैं, कृतियां हैं, आलोचनात्मक कृतियां हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 55 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 55 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाता है? 55 का आपका हो जाता है भविष्यत कहा, लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, और ये जो है धनपाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? धनपाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, धनपाल ने लिखा है। ठीक है, और योग सार को मैं बता दूं तो योग सार जोइंदू का है। ठीक, जो इंदु, ठीक, जो इंदु का है, और ये आपका जो है परमात्म प्रकाश, ये भी जो इंदु का है। ठीक, इसके बाद पाहुड़ दोहा, ये मुनीराम सिंह का हो जाता है, मुनीराम सिंह का हो जाया करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की ओर। प्रश्न संख्या 56 में आपसे पूछा गया है, दब्ब साहब पायस नामक अपभ्रंश में निम्न में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, मैं सीधे सीधे आपको उत्तर बता रहा हूँ, जिससे आपका माइंडसेट, अगर आप ऑडियो भी सुने तो आपको सीधे सीधे इसके उत्तर पता होते चले। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है आपका देवसेन का। ठीक है, देवसेन का हो जाया करता है दब्ब साहब पायस। ठीक है, जो अपभ्रंश में लिखित है। ठीक है, और मैं बात करूं आसगू, आसगू का हो जाता है चंदन बाला रास, शालीभद्र का हो जाता है भरतेश्वर बाहुबली रास, और जिनधर्म सूरी का हो जाता है स्थूलभद्र रास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 57 में आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम यानी कि मूल नाम क्या है? तो ये हो जाया करता है आपका अब्दुल रहमान। ठीक है, अब्दुल रहमान हो जाता है 57, एक मिनट, आपका जो है यहाँ पर हो जाता है अब्दुल हसन। ठीक है, इस तरीके से देखिए कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपके, कि अब्दुल हसन जो है आपका सही नाम होता है अमीर खुसरो का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है अब्दुल हसन। ठीक है, प्रश्न संख्या जो है 57 का आपका डी उत्तर हो जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है आदि जो है आदिकालीन कवि। ठीक है, अमीर खुसरो जो है आदिकालीन कवि हैं, और ये खड़ी बोली के हैं जो है आदि कवि। और अमीर खुसरो की अगर मैं प्रमुख रचनाओं की बात करूँ तो खालिक वारी, पहलियाँ, मुकरिया, दो सुखने और गज़ल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 58 आपकी स्क्रीन पर है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी जो है प्रमुख पद पंक्तियां हैं या इसके रचयिता कौन है? ठीक है, तो ये है मीराबाई। ठीक है, इसका आंसर मीराबाई हो जाया करता है। तो मीराबाई की कुछ अन्य रचनाएं मैं बता दूं आपको, और ये जो मीराबाई हैं ये धर्मनिरपेक्ष कवित्री रही हैं, और गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा, ठीक है, और मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामानु रुष्णम, मीरा की गरवी, और रुकमणी मंगल आदि इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हुआ करती हैं मीराबाई की। ठीक है, प्रश्न संख्या 59 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 59 में आपसे पूछा गया, रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत पूछा है। ठीक है, तो बेली कृष्ण रुक्मणीरी, पहला वाला ही गलत हो जाता है, ये पृथ्वीराज का है। ठीक है, ये किसका है? पृथ्वीराज का। बाकी सब सीक्वेंस से लगे हुए हैं, पृथ्वीराज का हो जाया करता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 60 आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। 60 में आपसे पूछा गया है कि जो मध्यकालीन संत काव्य निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? मध्यकालीन यानी कि जो संत काव्य है उस पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो इसमें जो है नाथ साहित्य का पड़ता है प्रभाव, बिल्कुल पड़ता है, उपनिषद का भी पड़ता है, अद्वैत दर्शन का भी पड़ता है। इसमें जो प्रभाव नहीं पड़ता है वो आपका हो जाता है जैन साहित्य का। ठीक है, जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न संख्या 61 की बात करें तो अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना जो है किसने की है ये आपको बताना है। तो अंगद पैज की जो रचना की है वो ईश्वर दास ने की है, आपका सी उत्तर सही हो जाता है। ठीक है, तो जो ईश्वर दास हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं भरत मिलाप, ठीक, और यह राम भक्त मूलक कवि रहे हैं कौन? ईश्वरदास। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यानक काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है, ये आपको याद रखना है। सत्यवती कथा आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपरों में, किसने लिखा है? तो ईश्वरदास आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 62 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 62 में आपसे जो है पूछा गया है कि
कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो कृष्ण गीतावली आपकी जो है हो जाती है, ये हो जाती है तुलसीदास की, ठीक है, तुलसीदास की हो जाया करती है कृष्ण गीतावली, ठीक, आपको याद रखना है कृष्ण गीतावली जो है वो तुलसीदास की होती है। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाएं मैं बता देता हूँ, रामचरितमानस है, कवितावली है, बरवे रामायण है और विनय पत्रिका हो जाया करती है। सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, क्योंकि यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है तो मैं बता देता हूँ, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। नावादास विकल्प के अनुसार महत्वपूर्ण रचनाएं भक्तमाल और अष्टयाम हो जाती हैं, और मीराबाई की मैं पीछे बता ही चुका हूँ आपको ऑप्शन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 में आपसे पूछा गया है अष्टछाप का कवि, ठीक है, कौन है, ठीक है। तो देखिए अष्टछाप का पूछा है, और आपको अगर ध्यान होगा, अगर आपने थोड़ा सा गहनता से पढ़ा हुआ है, तो ये जितने भी अष्टछाप के जो कवि थे ये कृष्ण भक्त थे। तो इसमें देखिए ज़्यादातर जो है वो कृष्ण भक्ति हैं, सभी हैं, मीराबाई भी कृष्ण भक्ति, सूरदास भी कृष्ण भक्त है ना, और अस्थान विद्यापति। तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन देता है आपको एग्जामिनर। तो यहाँ पर जो है आपके अष्टछाप के प्रमुख जो है कवि पूछे हैं, तो देखिए सूरदास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अष्टछाप के जो है कवि हो जाया करते हैं यहाँ पर। और अष्टछाप के कवियों की अगर मैं नामों की बात कर लूँ तो यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार, ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए सबसे जो बड़े हैं वो कुंभन दास हो जाते हैं, सबसे बड़े, ठीक है, उम्र में, और सबसे छोटे हो जाते हैं वो नंददास हो जाते हैं। तो मैं गुरु परंपरा के हिसाब से आपको बता देता हूँ, कुंभन दास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है, और सूरदास जो हैं वो भी वल्लभाचार्य के थे, और परमानंद दास वो भी जो है वल्लभाचार्य के होते हैं, कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य के होते हैं, गोविंद स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं, और चित्त स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं, और चतुर्बुद्ध दास आपके जो है विट्ठलनाथ के शिष्य होते हैं, और नंददास आपके जो हैं हो जाया करते हैं विट्ठलनाथ के शिष्य। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रश्न से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 पर। प्रश्न संख्या 64 में आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 64 में आपसे पूछ रहे हैं कि केशव दास का अलंकार पर आधारित जो है ग्रंथ है, तो ये आपका हो जाता है कविप्रिया। कविप्रिया केशव दास का अलंकार पर आधारित ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 64 का उत्तर हो जाया करता है केशव दास की कुछ अन्य रचनाओं के मैं नाम बता दूं, विज्ञान गीता, रतन बावनी और रसिक प्रिया हो जाया करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 65 में आपसे जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की है। तो सेनापति की जो रचना आपकी हो जाती है वो आपकी हो जाती है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर जो है आपकी जो है सेनापति की रचना हो जाया करती है। और सेनापति द्वारा जो है 2 ग्रंथ मुख्यतः लिखे गए थे, उनके मैं नाम बता देता हूँ। एक तो आपका कवि रत्नाकर हो गया, एक काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, और इसे रीति ग्रंथ भी जो है माना जाता है काव्य कल्पद्रुम को, ठीक। और इनके विषय में जो है सेनापति के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये बड़े ही जो है सहृदय कवि थे, और ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है ना। जो है ऋतु वर्णन के लिए ये काफ़ी जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। और सेनापति की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, और ये काफ़ी जो है लोकप्रिय कवि हैं। और इनका जो लोकप्रिय अलंकार की मैं बात करूँ तो श्लेष हो जाया करता है सेनापति का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 66 आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामचंद्रिका का रचना समय क्या है, ठीक है। रचना समय बताना है आपको चंद्रिका का, ठीक है। तो 1601 में जो है रामचंद्रिका जो है आती है, और रामचंद्रिका के जो रचनाकार हो जाते हैं आपके वो केशवदास हैं। केशवदास की अन्य रचनाएं मैंने आपको बताई दी हैं, और तुलसीदास की रामचरितमानस की जो है प्रतिस्पर्धा में एक रात में इन्होंने ये लिखी थी, ठीक है। तुलसीदास की जो रामचरितमानस है उसको आधार बनाकर उसकी प्रतिस्पर्धा में जो है एक रात में जो है इन्होंने रामचंद्रिका की रचना की थी केशवदास ने। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र और आपके गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक भी माना है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ जाता है आपका 67, ठीक है। और सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानी है, किसकी पंक्तियाँ हो जाया करती हैं आपको बताना है। प्रश्न संख्या 67, ठीक है। तो ये आपकी हो जाती हैं ठाकुर की, ये आपको याद रखना है, ठाकुर की हो जाया करती हैं। घनानंद की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, अति सूद स्नेह को मार्ग है, जह नेक सयापन बाक नहीं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नेक सयापन बाक नहीं, घनानंद की पंक्ति होती हैं। और मतीराम की मैं पंक्ति बता दूं आपको, कोई कितेक उपाय करो कहीं होत है आपन पीब पराए, और द्विजदेव की पंक्तियाँ आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ढोल रहे बिकसे तर एक है, सु ऐसे रहे हैं नायवे शीश है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ विकल्प के अनुसार मैंने आपको बता दी। प्रश्न संख्या 68 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 68 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है। जो मतीराम का ग्रंथ नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके के अगर प्रश्न आते हैं तो 3 विकल्प आपको मिलते हैं जो होते हैं। तो अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो उन 3 विकल्पों को अच्छे से देखा करिएगा।
तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका बी हो जाता है कि रस विलास जो है ये मतीराम की नहीं है, बाकी सभी जो हैं मतीराम के जो है ग्रंथ हो जाया करते हैं। ठीक है, रसराज हो जाता है, ललित राम हो जाता है, छंदसार हो जाता है, ये सब किसकी हैं? मतीराम की जो है रचनाएं हैं। ठीक, और चिंतामणि व देव की जो है रचना है यहाँ पर रस विलास। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 69 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है। ठीक है, तो चंद्रलोक की छाया इनमें से कौन सा जो है ग्रंथ है, उसका नाम आपको बताना है। तो 69 का आपका हो जाता है यहाँ पर उत्तर कि भाषाभूषण। ठीक है, भाषाभूषण चंद्रलोक की जो है इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है, तो भाषाभूषण है। ठीक है, तो भाषाभूषण ग्रंथ चंद्रलोक की छाया पर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो संक्षिप्त प्रणाली का इसमें जो है अनुसरण किया गया है। और चंद्रलोक में प्राय एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का जो है सच्चिन्न वेश जो है किया जाता है। और इसी तरीके से भाषाभूषण में भी जो है एक दोहे में ही लक्षण और उदाहरण दोनों रखे जाते हैं। भाषाभूषण ग्रंथ के रचनाकार जो है मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज जसवंत सिंह हो जाया करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके कुछ अन्य जो है ग्रंथों के मैं नाम आपको बता देता हूँ। अपरोक्त सिद्धांत है, अनुभव प्रकाश है, आनंद विलास है, और सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार हो जाया करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 70 पर बढ़ता हूं। तो 70 में आपसे पूछा गया है भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे। ठीक है, या थे। ठीक, तो प्रश्न संख्या 70 में जो आपका हो जाता है उसका आंसर होता है बाबू तोताराम। बाबू तोताराम जो है संवर्धनी सभा के कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, और ये जो संस्था थी ये अलीगढ़ में बनाई गई थी, आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु ने पहली संस्था कविता संवर्धनी सभा है। ठीक है, भारतेंदु ने जो है पहली कविता संवर्धनी सभा जो 1870 में काशी में स्थापित की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 71। प्रश्न संख्या 71 में आपसे पूछा गया है समालोचना दर्ज के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एसे ऑन क्रिटिसिज्म ये पोप की हो जाया करती है, जो अंग्रेजी साहित्य में जो है आपको मिल जाएगी। और इसको जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, आपका सी उत्तर हो जाता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1897 में जो है समालोचना दर्श के नाम से जो है अनुवाद इसका किया था हिंदी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है, ये पंक्तियां तो आपको पता ही है कि महादेवी वर्मा की, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि काव्य संग्रह कौन से काव्य संग्रह के अंतर्गत आती है नीलवरी दुख की बदली। ठीक है, तो ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या आपका 72 हो जाता है। इसमें आपका जो है महादेवी वर्मा का सांद गीत में ये इन्होंने पंक्तियां ये कविता रखी है, मैं नीलवरी दुख की बदली। ठीक है, महादेवी वर्मा की कुछ अन्य जो है रचनाएं मैं बता देता हूँ। निहार आपकी 1930 में आती है, रश्मि 1932 में आती है। एक देखिए रश्मि है जो 1932 में आती है, और एक आपकी रश्मि रथी है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, आपको याद रखना है। नीरजा 1935 में आती है, सांद गीत आपकी 1936 में आती है, ये जो आपकी है वो 1936 में आती है। ठीक है, और रश्मि आपकी आ जाती है 1932 में, ये आपको ध्यान रखना है 1932 में। ठीक, 32। और निहार आपकी आ जाती है जो है 1935 में, 1935 में। और नीरजा जो है आपकी नीरजा आ जाती है आपकी 1935 में। ठीक है, 1935 में। एक मिनट, ये आपकी आती है 1930 में, और ये आती है आपकी 1935 में। ठीक, इस तरीके से है। निहार आपकी हो जाती है 1930 में। ठीक है, निहार आपकी हो जाती है 1930 में, और आपकी नीरजा हो जाती है 1935 में, और सांद गीत आपकी हो जाती है 1936 में, और रश्मि आपकी हो जाती है 1932 में। इस तरीके से आपको जो है क्रम अनुसार भी लगाने को दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 73 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसकी जो है विशेषता नहीं है वो आपसे पूछा गया है कल्पना और प्रवणता जो है इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इसकी जो है विशेषता होती है। शोषण का विरोध है, व्यंग प्रधानता है, श्रम में सौंदर्य प्रगतिवाद की विशेषताएं हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 74 आपसे पूछा गया है। 74 में गीत फरोश के जो है रचनाकार कौन है, ये आपका बीए फाइनल में भी जो है सिलेबस में लगा हुआ है। तो गीत फरोश आपका हो जाता है भवानी प्रसाद मिश्र का। ठीक है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, बाकी मैं बता दूं धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध रचना है अंधा युग हो जाया करती है। हरिनारायण व्यास मृग और तृष्णा, और हरिवंश राय बच्चन मधुशाला। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ। प्रश्न संख्या 75 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो नई कविता की जो प्रवृत्ति नहीं है वो क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता,
ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाया करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी जो है शेष नई कविता की प्रवृत्ति हो जाया करती हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 76 की तरफ। प्रश्न संख्या 76 में आपसे पूछा गया है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं। देखिए क्या है, जो कहते हैं कि हिंदी जो वर्ण है, अभी जैसे हम मौखिक बोल रहे हैं तो वर्ण या अक्षर होती है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, है ना। अगर वही लिपि में आ जाती है, लिपि के रूप में, तो वो 52 हो जाया करती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी अक्षर या वर्ण जब हम लिखते हैं तो वो लिखित अगर उसकी है तो वो वर्ण होती है, सबसे छोटी भाषा की लिखित इकाई वर्ण कहते हैं। अमौखिक, ठीक है, तो वो ध्वनि होती है या उसे अक्षर भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11 होते हैं। ठीक है, और समस्वर या फिर व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, समस्वर या फिर व्यंजन। ठीक, प्रश्न संख्या 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77 में आपसे पूछा गया है य र ल व, ठीक है, किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? ये अंतस्थ हुआ करते हैं, अंतस्थ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं जिन्हें बोलने पर ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है। आप हाथ रख के अगर मुंह के पास में बोलेंगे तो गर्म हवा जो है निकलेगी, ये आपको महसूस होगा ऐसा। ठीक है, चलिए बाकी आपको बताइए कि जो स्पर्श जो होते हैं हमारे वो 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक होते हैं। ठीक है, और आपके अयोगवाह जो होते हैं वो अंग और आहा होते हैं। ठीक है, जिसमें एक विसर्ग होता है और एक आपका जो है अनुनासिक हो जाया करता है। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह में को पहचानिए। ठीक है, इसमें क्या है, तो रेखांकित चिन्ह यहाँ पर पूर्ण विराम दिया हुआ है। ठीक है, पूर्ण विराम दिया हुआ है जिसके नीचे रेखा की गई है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 79 की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाला शब्द जो है, शुद्ध वाला आपको बताना शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो अध्ययन आपका सी वाला सही हो जाता है यहाँ पर, अध्ययन। ठीक है, 80 में आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 80 में पूछा गया है आज अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर, सही जो शुद्ध रेखांकित का हो जाता है वो आपका सी वाला हो जाता है, उच्च श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला। ठीक है, तो ये आपका छा आ जाता है इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। तो 81 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी जो है शुद्ध है, तो ये संन्यास आपका जो है शुद्ध हो जाता है, बाकी सब अशुद्ध हैं। ठीक है, आपका प्रत्युत्पकार लिखा हुआ है वो, इसमें जो है आपका क्या गलती है मैं बता देता हूँ, छोटी छोटी गलतियाँ हैं। ठीक है, इसमें बड़ा ऊ नहीं छोटा ऊ आना चाहिए था। ठीक है, कैलाश में आपका जो है छोटा सा आता है, यानी कि 3 तरीके के जो हैं शाह होते हैं, एक मूर्धन्य, दंतव्य और कंठ, तालव्य। ठीक है, तो मूर्धन्य, दंतव्य और तालव्य 3 शाह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है 82, संज्ञा शब्द कावेरी का भेद क्या है। तो कावेरी क्या है? कावेरी देखिए एक नाम है। ठीक है, तो जहाँ किसी का नाम हो जाए तो वो अपने आप से क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक हो जाती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो जाया करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे नाम, गंगा, रामायण, गीता, राम, कृष्ण, शशि, मोहन, इलाहाबाद, इस तरीके से व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 83 में आपसे पूछा गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक नहीं है। तो देखिए हिमालय पर्वत का एक नाम हो जाता है, होली, ठीक है, एक त्यौहार का नाम हो जाता है, पूर्व एक दिशा का नाम हो जाता है। यहाँ पर जो कौआ है, ठीक है, जो कौआ है आपका, वो आपका उत्तर हो जाता है कौआ। ठीक है, यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो कौआ हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, व्यक्तिवाचक नहीं है, ये जातिवाचक है कौआ। प्रश्न संख्या 84 में आपसे पूछा गया है किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो देखिए सर्वनाम आपको अगर पता होंगे तो यहाँ सीधे सीधे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सर्वनाम शब्द है, बाकी किसी में नहीं है। मैं, आप, तुम, तुम्हारा, है ना, मेरा, ठीक है, वह, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। ठीक, ये सभी सर्वनाम शब्द हो जाया करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 पे बढ़ते हैं। तो 85 में आपसे पूछा गया है यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द में क्या है। तो यह और मकान से पहले आया है, तो मकान क्या है देखिए, ठीक है, मकान यहाँ पर हो जाता है आपका संज्ञा, और कहा है यह, तो कोई एक जो है आपका लड़का है जो किसी मकान को देखकर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उंगली दिखा रहा है और बता रहा है कि यह जो मकान है मेरे भाई का है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाएंगे कि ये जो है संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण हो जाया करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 86 में आपसे पूछा गया है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं यहाँ पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। ठीक,
प्रश्न संख्या 86 और 86 में आपसे पूछा गया है तो विशेषण के आपके 4 भेद हो जाते हैं। कितने? 4 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण हो जाया करता है। प्रश्न संख्या 87 में आपसे पूछा है कुछ बच्चे इधर आओ, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कौन सा है? कुछ बच्चे इधर आओ, है ना। तो देखिए बच्चे क्या होंगे, पहले तो बच्चे गिने जाते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो संख्यावाचक हुआ और इसमें जो है संख्यावाचक में कौन सा हुआ? कुछ, है ना। और इस तरीके की जो संख्या कुछ और आपका इसी तरीके से कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, इतना, उतना, है ना। तो ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक हो जाते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर होता है 4 बच्चे इधर आओ, है ना, उनमें से 4 बच्चे, तो ये जो है निश्चित संख्या का बोध करा रहे होते। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 88 आ जाता है। 88 में आपसे पूछा गया है किसी कार्य को करने या होने का बोध, ठीक है, क्या कहलाता है? किसी कार्य के करने या होने का बोध जो है क्या कहलाता है? क्रिया कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें मैं बता दूं, पढ़ना, ठीक है, तो पढ़ और प्लस ना, ठीक है, इसमें ऋण शब्द क्या है? पढ़ है, और ना इसमें जो है आपका क्या जुड़ जाता है? ना आपका जो है प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी संज्ञा हैं, ठीक है, इसमें जो है बन जाती है। चलिए प्रश्न संख्या आपका आ जाता है 89। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं? ठीक है, जो है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 90 में आपसे पूछा है आजकल मौसम बदलने लगा है। तो आजकल रेखांकित किया गया है, का पद परिचय आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। बदलने लगा है क्रिया का विशेषण है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आजकल का मतलब क्या है? कालवाचक, ठीक है, उस समय के लिए बता रहा है, क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 91 में आपसे पूछा गया है, 91 में आपसे पूछा गया है धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति, ठीक है, तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपका 91 का हो जाता है परिमाणवाचक, ठीक है, किस तरीके से दौड़ता है? तेज गति से दौड़ता है, ठीक। प्रश्न संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग, ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग आपका हो जाता है विधवा, ठीक है। विधुर कहा जाता है जिसकी पत्नी ना हो, और विधवा उसे कहा जाता है जिसका पति ना हो, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 92 का आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 93, ठीक है। 93 में आपसे जो है पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन आपसे पूछा गया है, वो आपका हो जाता है तेल, ठीक। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो एक वचन हो जाता है आपका यहाँ पर तेल। और ये द्रव्यवाचक जितनी भी संज्ञाएं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना कि जितनी भी द्रव्यवाचक जो है संज्ञाएं होती हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं, ठीक है। जबकि कुछ शब्द सदैव जो है बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, ये सभी किसमें होती हैं? बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 94 की मैं बात करूं तो 94 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। कौन सा वचन का जो जोड़ा है वो सही नहीं है? तो आटा आटे नहीं होता है, ठीक है, आटा आटे नहीं होते हैं। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक जो है संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, ये मैंने ऊपर भी बताया हुआ है। बाकी सब सही हैं, ठीक है, बाकी शेष सही हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 95 की तरफ। 95 में आपसे पूछा है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कारक पूछा है यहाँ पर, ठीक है। कुर्सी पर, अब पर शब्द परिसर्ग यहाँ पर आ रहा है, पर परिसर्ग किस में आता है? ये आपको में पर, ठीक है, तो अधिकरण हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, अधिकरण कारक हो जाया करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 96 में आपसे पूछा गया है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, से कपड़ा खरीदा, ठीक है। तो से परिसर्ग किस में आता है? कौन से कारक में आता है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आप पर आपका हो जाता है कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक हो जाया करता है, ठीक है। बाकी आपको जितने भी हैं ये परिसर्ग जो है याद रखने हैं। प्रश्न संख्या 97 की बात करूं तो 97 में संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित तो नहीं होता तो वो तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कितने हिंदी भाषा में जो है प्रयोग कर लिए जाते हैं तो वो तत्सम शब्द जो है कहलाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 98 की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो 98 में जो है आपसे पूछा गया है, 98 में आपसे पूछा गया है कि इनमें से तद्भव है, तद्भव कौन सा है, ठीक है, तत्सम नहीं, तद्भव आपसे पूछा गया है। तो 98 में आपका तद्भव जो हो जाता है वो आपका हो जाता है बंदर, ठीक है, आपका बंदर हो जाता है तद्भव। बाकी सब बानर, पवन,
ठीक है, पर्यंक जो है वो क्या है, तत्सम शब्द के रूप हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 99 आपका आ जाता है स्क्रीन पर। 99 में आपसे पूछा है कि उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश कहते हैं उपसर्गों को। ठीक है, प्रश्न संख्या 99 आपका आ जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की तरफ। और 100 में आपसे पूछा गया है लाभ प्रत्यय है, लाभ प्रत्यय। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो ये आपका लाभ प्रत्यय जो है कारकीय प्रत्यय होता है। कौन सा होता है, ये होता है आपका कारकीय प्रत्यय। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ला होता है कारकीय प्रत्यय। ठीक है, और इनसे निर्मित अन्य शब्द जो है गमला, शीतला, ठीक है, अगला, मछला, पिछला, ये सब क्या होते हैं, कारकीय होते हैं। प्रश्न संख्या 101 आ जाता है। 101 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या है। ठीक है, तो अमृत का आपसे पूछा है, तो अमृत का विलोम आपका हो जाता है विष, और विष के कुछ पर्यायवाची हलाहल है आपका, ठीक है, जहर है, ठीक है, इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक, 101 का आपका हो जाता है यहाँ पर डी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 102 की तरफ। 102 में आपसे पूछा गया है ग्रस्त का विपरीतार्थक है, विपरीत पूछा है। तो देखिए किसी चीज़ से ग्रस्त होना मतलब कोई बीमारी हो या कि कोई चीज़ हो, तो ठीक है उसका जो है विपरीत पूछा है, तो विपरीत आपका हो जाता है उसका मुक्त। किसी चीज़ से आप ग्रस्त हैं फिर उससे जो है मुक्त हो जाएं, तो उत्तर हो जाता है आपका मुक्त यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 102 की मैं बात कर रहा था। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो लुप्त, लुप्त का विपरीत जो हो जाता है वो व्यक्त हो जाता है, लुप्त का व्यक्त हो जाता है। और ग्रहाई का जो है त्याज्य हो जाता है, ग्रहाई का मतलब ग्रहण करने से होता है, त्याज्य का मतलब त्याग देने। और सुप्त का विलोम हो जाता है जागृत, सुप्त का मतलब हो जाता है उल्टा जो है जागृत हो जाता है। प्रश्न संख्या 103 में आपसे पूछा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कौन से इसमें से सही है आपको बताना है। प्रश्न संख्या 103। ठीक है, तो आपका जो है प्रश्न संख्या 103 में जो है उत्तर सही हो जाता है, 2 और 3 सही हैं, बाकी नहीं। देखिए हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत में होंगे वो तद्भव नहीं तत्सम होते हैं। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतिशब्द, ठीक है, उसी की तरह कोई शब्द उसके प्रति कोई अर्थ निकाल रहे हो तो वो प्रतिशब्द होते हैं। ठीक है, और उनकी समानता तो होती है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक, तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द जो है वो क्या संस्कृत के तद्भव नहीं तत्सम होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 104 में आपसे पूछा गया है तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ठीक है, तो 104 में आपका जो सही हो जाता है वो तमस शब्द का समानार्थी शब्द हो जाता है अंधकार। ठीक है, तम का मतलब भी होता है अंधकार, और ठीक है तभी वो उसका समानार्थी बनता है। चलिए, और तमस के अन्य में समानार्थी बता दूं तो तम हो गया, तमिशा हो गया, ध्वांत हो गया, अंधेरा हो गया। ठीक है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं पूछा है, वो आपको बताना है। पत्ता, चिट्ठी, पंख, लेख। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हो जाता है, तो वो लेख होता है। लेख का मतलब लिखना से है, वो एक क्रिया है, और बाकी सब जो है आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो लेख, ठीक, ये आपका नहीं होता है इसमें। प्रश्न संख्या 106 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है। पानी का अर्थ कौन सा देता है, जंगल, अरण्य, वन, कानन। ठीक है, तो 106 का आपका हो जाता है वन। ठीक, ये पानी का भी अर्थ देता है। शेष जो है सभी बाकी बचे हुए आपके कानन, अरण्य, ये सब जंगल के जो है पर्यायवाची हो जाया करते हैं। वन, पानी, ठीक है, पनवन, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 107 में आपसे पूछा गया है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। जो जोड़ी सही हो वो आपको बताना है। तो आपकी यहाँ पर अचल और अचला, ये आपकी सही हो जाती है जोड़ी। ठीक है, स्थिर तथा अगर अचल का जो मैं बात करूँ तो अचल का मतलब होता है जो चले ना, आमिष नहीं चल। ठीक है, तो स्थिर। ठीक, तथा अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। ठीक है, और न्याय अन्याय का विलोम है, और मान अपमान का विलोम शब्द है, और धरा पृथ्वी का जो है पर्याय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 108 की तरफ बढ़ते हैं। तो 108 में आपसे पूछा गया है
असक्त का अर्थ है, तो असक्त का अर्थ होता है, परंतु असक्त का अर्थ शक्ति विहीन होता है, ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। ठीक है, तो 108 का आपका सही हो जाता है विरक्त। असक्त का अर्थ विरक्त से होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 109। 109 में आपसे पूछा है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। ठीक है, तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश आपका हो जाता है जो नियमानुकूल ना हो, जो नियमानुकूल ना हो वो होता है आपका अमीस नहीं, जो नियमित नहीं है। ठीक है, चलिए जिस पर कोई नियंत्रण ना हो वो अनियंत्रित होता है। ठीक, और जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ हो वो क्या हो जाता है आपका अनिर्णित। ठीक है, और जिसका निवारण ना हो सकता हो वो अनिवार्य होता है, जिसका निवारण ना हो सकता हो अनिवार्य। प्रश्न संख्या 110। 110 में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 110 में आपसे पूछा गया है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। उंगलियों से संबंधित देखिए प्रश्न बहुत आते हैं, आप ऑप्शन देख लीजिए। कनिष्ठिका और मध्यमा। ठीक है, तो मैं जो है बता देता हूँ यहाँ पर प्रश्न संख्या 110 और 110 में आपका जो है उत्तर हो जाता है आपका अनामिका। ठीक है, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो है उंगली अनामिका कहलाती है। 111 प्रश्न संख्या संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो स्वर संधि होती है, आपको पता है, जिसके 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। आपकी कोई भी जो है इनमें से जो नहीं होती है वो आपकी होती है अनुस्वार संधि नहीं होती है। ठीक है, और एक ट्रिक मैं बता दूं, जितनी आपकी जो वर्णमाला है, ठीक है, ये 3 प्रकार में जो है विभाजित कर दी जाती है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित कर दी जाती है, स्वर में, व्यंजन में, ठीक है, और विसर्ग में हमारी वर्णमाला को। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारी जो संधि है उसके भी उतने ही प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, अनुस्वार संधि कोई नहीं होती है। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 112 की। इसमें पूछा गया है प्रत्य प्लस अनुमति का सही संधि पद है। ठीक है, संधि इसमें आपको बतानी है, तो पितृ अनुमति हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी विकल्प सही। ठीक है, ये आपका जो ए है वो, ठीक है, वो नु वहाँ से हट जाएगा, बाकी पूरा ऐसे का ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, और जो त्रा है ये ता के नीचे रा। ठीक है, ये त्रा में बदल जाएगा, त्रय में। चलिए निम्न प्रश्न समास से संबंधित है, सुमेलित करें। ठीक है, सूची 1 सूची 2 से क्या करना है आपको, मिलान करना है। देखिए विदेश गमन में आपका समास हो जाता है तत्पुरुष। ठीक है, विदेश को गमन गमन, विदेश को गमन। ठीक है, विदेश को गमन, तो आपका हो जाता है इसमें तत्पुरुष लगा लीजिए। फिर आ जाता है गिरिधर। गिरिधर मतलब यानी कि गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण। ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ बहुवीरी हो जाएगा। देश विदेश, ठीक है, तो इसमें देश और विदेश यानी कि योजक चिन्ह है, और इससे आपको पहचान हो जानी चाहिए कि ये कौन सा है, द्वंद्व समास होता है। यथा शीघ्र, तो इसमें अव्ययी भाव है। ठीक है, जितना शीघ्र हो, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है बताइए। तो बी का आपका जो है पहला है, तो बी का पहला 2 में आ रहा है। अब विदेश गमन, विदेश गमन में क्या है, तत्पुरुष यानी कि ए का जो दूसरा हो, बी का पहला हो, ऐसे 2 आ रहे हैं। अब यथा शीघ्र को देख लीजिए, तो डी का आ रहा है हमारा तीसरा, तो डी का तीसरा भी 2 में आ रहा है। अच्छा, अब देश विदेश में क्या है, द्वंद्व है, तो सी का चौथा, तो सी का चौथा भी 2 में आ रहा है। अब यहाँ तो ऑप्शन जो हैं आपके गड़बड़ कर रहे हैं, तो पहला वाला ए विदेश गमन में 2, ठीक है। अब सी या डी में से हमें देखना है, ठीक है। अब बी का क्या है, गिरधर, बहुविरही, बहुविरही देखिए ये आपका हो जाएगा सी वाला सही, ठीक है। 113 का आपका सी वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 114 की तरफ। सो का कुल में समास है, सो का कुल, ठीक है। सो का कुल में आपका जो है समास हो जाता है, ठीक। तो इसमें जो हो जाता है आपका तत्पुरुष, ठीक, तत्पुरुष हो जाता है। शोक से आकुल। 115 में आपसे पूछा गया है वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण बताइए आप, कितने प्रकार से होता है, ठीक है। 2 प्रकार से होता है वाक्यों का वर्गीकरण, आप बताइए कौन कौन से।
वाक्यों का वर्गीकरण बताइए, दो कौन कौन से प्रकार हैं। एक होता है आपका अर्थ के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपने शायद जो है इंग्लिश जो ग्रामर है उसमें भी पढ़ा होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, वही आपके जो है अर्थ के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर, है ना, कंपोजिशन, ठीक, उसके अनुसार जो है कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक, और बाकी जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक होते हैं। प्रश्न संख्या 16 की मैं बात करूं तो 16 में, प्रश्न संख्या 116 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ। ठीक है, अब वह बोला कि वह विदेशी है, तो यहाँ 116 में जो आपका उत्तर कौन सा होगा, उसने अपने आप को विदेशी बताया। ठीक है, उसने कहा कि मैं विदेशी हूँ एक मिश्रित वाक्य है जिसका सरल वाक्य हो जाता है कि उसने अपने आप को विदेशी बताया। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाता है। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है, आपको शुद्ध बताना है। ठीक है, तो आपका शुद्ध हो जाता है यहाँ पर। यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। यहाँ आपको कोई 2 दर्जन कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 118 की तरफ। 118 में आपसे पूछा गया है साहित्य में रस का क्या अर्थ है। साहित्य में रस, किसी रस का आनंद, किसी फल का स्वाद, साहित्य से मिलने वाली आनंदभूति। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। तो आपका जो है 118 का आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर डी, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को कहते हैं साहित्य में रस का अर्थ से संबंधित है ये। ठीक है, हास्य रस का जो है स्थायी भाव क्या हो जाता है, हास हो जाता है, सबको पता हो जाना चाहिए। ठीक है, हास्य का स्थायी भाव, वो हास्य का हास हो जाता है। और आपका जो है रति होता है श्रृंगार का, ये आपको ध्यान रखना है। विभत्स आपका किसका होता है, विभत्स। ठीक है, तो विभत्स आपका किसका होता है ये आपको बताना है। ठीक, विभत्स रस होता है जिसका जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। और रौद्र क्या है ये, ठीक है, रौद्र एक रस का नाम है जिसका स्थायी भाव क्रोध होता है। चलिए प्रश्न संख्या 120 में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन वर्णिक छंद हैं। ठीक है, वर्णिक छंद आपको बताना है, वर्णिक छंद और कौन से होते हैं। ठीक है, निम्न में से बताना है। 4 विकल्प हैं, आप बताइए। प्रश्न संख्या 120 का आपका सही उत्तर हो जाता है सवैया। सवैया क्या होता है, ये वर्णिक छंद होता है, मात्रिक और वर्णिक, है ना, ये जो है छंद होते हैं। जिन छंदों की जो है रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है या की जाती है उन्हें जो है वर्णिक छंद कहा जाता है ना। 22 से 26 वर्णों तक 4 चरणों वाले जो है छंद जो है सवैया आपके कहलाते हैं। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, 47 भेद बताए गए हैं इसके। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 121 पर। 121 में आपसे पूछा गया है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। ठीक है, दोहे का उल्टा क्या होता है, शिल्पगत। ठीक है, अब इसमें शिल्पगत जोड़ दिया गया है, आपको इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको यही बताना कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो दोहे का उल्टा हर किसी को पता होता है कि सोरठा होता है। अब शिल्पगत आधार पर जो है इसमें जोड़ दिया गया है तो उसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। ठीक है, तो उल्टा जो है सोरठा हो जाता है। और इसके जो है दोहे के विषम चरणों में क्या होता है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में जो है 11-11 मात्राएं होती हैं। जबकि जो है सोरठा इसका उल्टा हो जाता है ना, विषम में 11-11 और सम में 13-13 हो जाती हैं मात्राएं। प्रश्न संख्या 122 में आपसे पूछा गया है अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन कथन सही नहीं है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर हो जाता है आपका विकल्प 122 का सी, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार काव्य जो है सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, सही नहीं है 122 का सी। ठीक है, अलंकारों की महत्ता के संबंध में अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, सही नहीं है। जबकि आपका अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक है, काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये होना चाहिए था, परंतु यह काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए, जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। प्रश्न संख्या 123 का यहाँ पर जो है
आपका उत्तर हो जाता है अर्थालंकार। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो तो अर्थालंकार, शब्द में निहित हो तो शब्द अलंकार, है ना, दोनों में निहित हो तो उभय अलंकार, है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो शब्दों में अगर निहित है, जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आता है तो शब्द अलंकार होता है, अर्थ के कारण आता है, ठीक है, तो अर्थ अलंकार आ जाता है। और जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में विशेषता आ जाने पर सौंदर्य चमत्कार तो वहाँ उभय अलंकार होता है। ये मैंने बता ही दिया आपको। उसने तो मेरी आंखें खोल दी, आंखें खोल दी, रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, ठीक है। किसी बात पर ध्यान ना देना, स्वागत के लिए रहा, अंधकार दूर करना, भ्रम को दूर करना, ठीक है। तो 124 का आपका हो जाता है कि वो भ्रम को उसने दूर कर दिया, है ना, किसी भ्रम को उसने दूर कर दिया, आंखें खोल दी उसकी। 125 आग लगने पर कुआं खोदना, है ना, तो जब मुसीबत आए तभी काम करना, है ना। तो संकट के समय बचाव के लिए सोचना, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाता है कि संकट के समय ही बचाओ, पहले से नहीं, ठीक है, उसके बारे में पहले से आप तैयार नहीं हैं। तो बी उत्तर आपका सही हो जाता है 125 का। 126 की बात करें तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की है? 126 का आपका जो है उत्तर हो जाता है चंद्रवरदाई, ठीक है। चंद्रवरदाई की आपकी जो है हो जाती है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और ठीक है, और खुमान रासो की आपकी हो जाती है, खुमान रासो जो है रचना हो जाती है दलपति विजय की, ठीक। बीसल देव रासो हो जाती है नरपति नाल्य की, परमाल रासो आपकी हो जाती है जगनिक की, विजयपाल रासो आपकी हो जाती है नल सिंह की, और हमीर रासो हो जाती है सारंगधर की, ठीक है। दोबारा से बता देता हूँ कि जो सारंगधर हैं इनकी रचना, महत्वपूर्ण रचना या रासो जो है ग्रंथ है वो हमीर रासो है, नल सिंह की विजयपाल रासो ग्रंथ है, रासो ग्रंथ, जगनिक का परमाल रासो है, और नरपति नाल का बीसल देव रासो है, दलपति विजय का खुमान रासो है, चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो है। ये आपको ध्यान रखना है। तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है, तुलसी का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो तुलसी का जन्म जो है आपका हुआ था राजापुर में, ठीक। तुलसी का जन्म आपका हुआ था राजापुर में। ये राम भक्ति शाखा के जो है सगुण राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर जो है स्थान पर हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी लोकप्रिय जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, और श्री राम के चरित्र को जो है समाज में सद्गुणों के प्रचार के लिए अनुकरणीय ढंग से जो है चित्रित भी किया गया है। जयद्रथ वध सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना जो है जयद्रथ वध, ये किसकी है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? 128 का आपका हो जाता है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। कई एग्जाम में पूछा गया है जयद्रथ वध किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की जो है रचना हो जाया करती है। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख रचनाएं मैं बता दूं, वन मिलन, ठीक है, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, ठीक है, प्रभु वाहन, कानन कुसुम, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाएं हैं, बेला, आराधना, न्यायपत्ते, गीत गुंज, सांध्य कांकली, आराधना इत्यादि, ठीक है। और सुमित्रानंदन पंत, उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्राम्या, लोकायतन, अतिमा, उत्तरा, ये किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है, ठीक है। 129 प्रश्न संख्या में आपसे पूछा है, तो इनका जो है इलाहाबाद से संबंधित है ये, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जो कृतित्व एवं व्यक्तित्व पावन प्रयाग की पावन भूमि में पल्लवित एवं पुष्पित हुआ है, ठीक है। इन्होंने यहीं पर जो है अपना रचना कार्य किया है, ये आपको ध्यान रखना है। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1995 में साहित्यकार M.T. नायर वासुदेव को ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो किस भाषा में मिला है ये आपको बताना है। 130 का आपका हो जाता है मलयालम, ठीक है, ये सही हो जाता है। 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ जो है पुरस्कार मिला है, और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जी शंकर कुरूप 1965 में, जिन्हें इनकी जो है कृति ओटकुशलम, ठीक है, मलयालम में मिला था। 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य के लिए मिला, और 2018 का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य अमिताभ घोष को दिया गया, ये आपको याद रखना है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, मिलजुल मन, मृदुला गर्ग। 131 का आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है कि मिलजुल मन को 2013 में साहित्य अकादमी से, ठीक है, साहित्य अकादमी, प्रश्न संख्या 131 का डी उत्तर हो जाता है
कि भाई 2013 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी मिला था, मृदुला गर्ग को मिजुल मन। प्रश्न संख्या 132, इसमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है जीवन के पहलू रांगे राघव की नहीं है, जीवन के पहलू रांगे राघव की नहीं है, बाकी सभी रांगे राघव की हैं। अधूरी मूरत, देवदासी, साम्राज्य का वैभव, ये सभी रांगे राघव की रचनाएं हुआ करती हैं। और ये जीवन के पहलू हैं, ये अमृत राय की कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। रांगे राघव की कुछ अन्य कहानियाँ, इंसान पैदा हुआ, जमीन के दाने, समुद्र के फेन, ठीक है, घिसटता कंबल, काई, नारी का विक्षोभ, ये सभी हो जाया करती हैं। प्रश्न संख्या 133 में आपसे पूछा गया है निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? निष्कवच किसकी है? तो ये आपकी होती है, निष्कवच आपकी राजी सेठ की होती है, ठीक है। और अन्य तीनों जो है वो हैं आपकी शिवानी की कुछ रचनाएं, कुछ उपन्यास के मैं नाम बता देता हूँ। कृष्णकली, विवर्त, भैरवी, विषकन्या, ये सभी शिवानी के प्रमुख उपन्यास हैं। कृष्ण सोबती के मित्रों मरजानी, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कृष्णा सोबती के उपन्यास के नाम है। अमृता प्रीतम के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, पिंजरे, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियाँ। गबन किस रचनाकार की रचना है? ठीक है, तो ये हर किसी को पता होनी चाहिए। 134 का जो है आपका हो जाता है सी, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के कुछ महत्वपूर्ण जो है रचनाओं के नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका जो है अपूर्ण माना जाता है, अपूर्ण उपन्यास है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक, प्रश्न संख्या 135, अंधेर नगरी जो नाटक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके कुछ अन्य नाटकों के नाम बता देता हूँ मैं। सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, विशस्य विस्मौषधम, वैदिकी हिंसा हिंसना भवति, ठीक है, ये सभी इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम सज्जन है, कल्याणी है, परिणय है, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजाशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ। मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में। भीष्म साहनी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, भीष्म साहनी के नाटक हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 136 की तरफ। 136 में आपसे पूछा गया है ठिठुरता हुआ स्वतंत्र गणतंत्र, इस व्यंग संग्रह के व्यंगकार कौन है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है। तो प्रश्न संख्या आपका हो जाता है 136 और 136 का आपका जो है सही उत्तर हो जाता है हरिशंकर परसाई, डी ऑप्शन सही है। हरिशंकर परसाई हैं जो है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं निठल्ले की डायरी, भोलाराम का जीव, ठीक है, ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है आपका, भोलाराम का जीव, मुंडन, ठीक है। जबकि धर्मवीर भारती की मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती का गुनवाहों का देवता सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग और मैथिली क्षण की जो है प्रमुख भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, झनकार, साकेत इत्यादि अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हो जाया करती हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्य विधा से संबंधित है? रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, तो ये जो है आपकी 137 का हो जाता है सी, रेखा चित्र हो जाया करता है रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं जो हैं, अन्य रेखा चित्र हैं गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें। यात्रा वृत्तांत इनके जो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं, पैरों में पंख बांधकर, अत्यंत महत्वपूर्ण है। उड़ते चलो, ठीक है, इनका नाटक है प्रसिद्ध सीता की माँ और अम्बपाली। प्रश्न संख्या 138 में आपसे पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से नहीं है, पहचानिए, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? तो ये आपकी हो जाती है आनंद कादम्बिनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है संपादित नहीं है, ठीक है। यह जो आनंद कादम्बिनी है आपकी, यह मासिक पत्रिका है जो मिर्ज़ापुर से 1881 में निकलती है, 1881 में निकलती है मिर्ज़ापुर से, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा प्रकाशित की गई थी ये, ठीक है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हो जाती हैं हरिश्चंद्र मैगजीन जो 1873 में आती है, बाला बोधनी 1874 में, कवि वचन सुधा 1868 में आती है, ठीक। अगला प्रश्न संख्या 139 है। प्रश्न संख्या 139 में आपसे पूछा गया है
सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा, ठीक है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है मैं बता दूं, ये आपका महर्षि दयानंद सरस्वती का जो है की रचना है और इसकी जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक। इसके इनके द्वारा रचित अन्य जो कृतियां हैं वो आपकी हैं ऋग्वेदा भाष्य और भूमिका, पंचमहायज्ञ विधि और गो करुणा निधि और व्यवहार भानु, ठीक है। तो कहीं कहीं इसकी जो है भाषा आपको संस्कृत से मिलती जुलती लगेगी, लेकिन संस्कृत भाषा आपको नहीं लगानी है। जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी भाषा हिंदी है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? प्रश्न संख्या 140 है और 19वीं सदी में आपका जो है हिंदी साहित्य खड़ी बोली में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 140 का सी हो जाता है उत्तर। सदल मिश्र का जो है एक ग्रंथ है, बहुत ही प्रसिद्ध है, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है। और सदल मिश्र के बारे में मैं बता दूं, ये जो सदल मिश्र थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 ईस्वी में भाषा के मुंशी थे, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज में 1800 में भाषा के मुंशी थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 8वां सर्ग, प्रश्न संख्या 141 में 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? 8वां सर्ग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो 8वां जो सर्ग है यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है और ठीक है, विधा क्या है इसकी? नाटक है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव, ठीक है, पर जो है आधारित जो है नाटक है, ठीक। इनके कुछ अन्य नाटक के नाम बता देता हूँ। द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, नायक खलनायक विदूषक एक ही है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक एक ही है। और छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात, ठीक है, ये सभी इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो प्रश्न संख्या 142 का आपका हो जाता है यहाँ पर परीक्षा गुरु, ठीक है, परीक्षा गुरु। भारतेंदुकालीन जो है उपन्यास है परीक्षा गुरु। भारतेंदुकालीन जो है उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। और परीक्षा गुरु जो है वो 1882 में प्रकाशित है। और मैं बता दूं यहाँ पर विकल्प के अनुसार जो रानी केतकी की कहानी है इसका दूसरा नाम आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जो रानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, तो ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है और चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित उपन्यास है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ये आपके हो जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है 3 कहानी लिखकर प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। इसमें से मैं आपको 2 बता देता हूँ, एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक तो हो जाती है उसने कहा था, एक हो जाती है आपकी बुद्धू को काटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 103, ठीक है। और उनका समय मैं बता दे रहा हूँ। उसने कहा था आपका 1915 में आती है, 1915 में उसने कहा था। और बुद्धू का काटा आपकी 1914 में आती है, 1914 में बुद्धू का काटा। और सबसे पहले उससे पहले आती है सुखमय जीवन, मैंने बता दिया अब सुखमय जीवन इनकी जो है ये 3 कहानियाँ थी जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिल जाती है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो भोला राम का जो जीव है ये आपकी व्यंग्यात्मक है, ठीक है। भोला राम की जो है जीव किस विधा की रचना है? व्यंग्यात्मक निबंध होता है ये आपका, ठीक है, निबंध होता है। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, भोला राम का जीव व्यंग्यात्मक निबंध है। प्रश्न संख्या 145, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, यानी कि कमलेश्वर के द्वारा रचित है, ठीक है, रची गई है। तो 145 का आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है यहाँ पर जलती हुई नदी, तीसरा भाग, आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा रचित है। जलती हुई नदी, ठीक है, ये एक आत्मकथा है जो किसके द्वारा रचित है? कमलेश्वर के द्वारा रचित है, ठीक है। इसकी जो है रचना कब हुई थी? 1999 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना, 1999 में हुई थी। और भाग 1 जो मैंने जिया 1992 में, ठीक है, आती है। और भाग 2 इसका यादों का चिराग 1997 ईस्वी की जो है रचना है। जूठन 1997 ईस्वी में ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित आत्मकथा है, ये आपको ध्यान रखना है, जूठन, ठीक है। 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित जो है आत्मकथा है। अपनी जो है अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा लेखक आपके रामविलास शर्मा हो जाया करते हैं। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा होती है आपकी। चलिए
अब यहाँ से देखिए क्या है, ये गद्यांश है, गद्यांश आपको पढ़ लेना है अच्छे से। मैं सीधे सीधे उत्तर बताता हुआ चल रहा हूँ, और गद्यांश के लिए जो है आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसे पढ़िएगा और इसके उत्तर जो है ढूंढिएगा। मैं इनके उत्तर आपको सीधे सीधे बताता चल रहा हूँ, ठीक है। कला और जीवन अन्योन्याश्रित है का तात्पर्य क्या है? 146 का आपका हो जाता है, ठीक है। कला और जीवन का एक दूसरे पर आश्रित होना, यानी कि सी। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्न के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले, ठीक है। तो ये काव्य आप पढ़ लीजिए, ऊपर गद्य था। चलिए प्रश्न संख्या जो है 147 में आपसे पूछा गया है कि नगपति का विग्रह और समास होगा, नगपति, ठीक है। तो 147 का आपका हो जाता है, नगपति का जो है विग्रह हो जाएगा नंगो, पर्वतों का पति, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी, यानी कि तत्पुरुष है। इसमें क्या है, नगपति होता है नंगो, यानी कि नंगो कहते हैं पर्वतों, ठीक। यहाँ पर संबंधित आपका तत्पुरुष का जो है उदाहरण है। अन्य विकल्प में दिए गए विग्रह एवं संबंधित समास त्रुटिपूर्ण हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक गद्यांश और है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए, दिखा देता हूँ मैं। इसको पॉज कर लीजिए, फिर जो है आप इसे पढ़ लीजिए, नेक्स्ट मैं आगे बढ़ाता हूँ, वरना ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी। विनिमय का अर्थ है, विनिमय का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो लेना देना होता है विनिमय, ठीक है। वस्तु का विनिमय वगैरह आपने सुना होगा, अर्थशास्त्र अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। ये भी अनुच्छेद आप पढ़ लीजिए, वीडियो को आप रोक कर जो है पढ़ लीजिए। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ क्या है? 149 का आपका हो जाता है यहाँ पर बिना दुराव छिपाव की बात करना, है ना, किसी तत्व को छुपाया ना गया हो तो खुला होता है वो व्यक्ति, खुले मिजाज का कहते हैं ना। चलिए यहाँ पर एक अनुच्छेद और है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि आपका एक अनुच्छेद से एक ही प्रश्न पूछा जाए, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जो है इसे बना दिया गया है कि आपका समय का जो है ज़्यादा दुरुपयोग हो जाए। आप इस तरीके से इस प्रश्न को पढ़ेंगे फिर आप उसका उत्तर देंगे तो ऐसा इतना नहीं आएगा। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है, ठीक है, तो शिक्षा देना संभव नहीं है, आपका हो जाता है शिक्षा देना संभव। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव नहीं है, ठीक है। इसका आप उत्तर देख लीजिएगा। अगर इनमें से देखिए कुछ भी हो सकता है कि ऐसे विकल्प हों जो आपको परेशान कर देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर देख लीजिएगा। हो सकता है ए हो सकता है बी भी हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि शिक्षा देना संभव नहीं है, ये अब इसका उत्तर निकल के आ रहा है। चलिए तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न इससे जो है मिले हैं और आपका स्कोर क्या रहा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और प्रश्नोत्तरी मैं जो है आपके समक्ष लाता रहूँगा। मेरा हौसला अफजाई करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार हिंदी दिवस की जो है ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।